सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में हमने कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? हमने चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है आइसोमेरिज्म नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ट्रिवियल सिस्टम, आइसोमेरिज्म पूरा कौन कौन सा, कॉन्फ़िगरेशनल, स्टीरियो, स्ट्रक्चरल, ये सारे पढ़ लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है? दूसरा चैप्टर है हमारा एल्केन्स का। एल्केन्स मैंने आपको उसमें पढ़ाया था कि एल्केन्स का अभी तक आपने जो पढ़ा है वो सिर्फ क्या है? एक इंट्रो है। एक इंट्रो इस तरीके से है कि आप क्या कर रहे थे उसमें? सिर्फ नोमेनक्लेचर कर रहे थे, सिर्फ नेमिंग कर रहे थे एल्केन्स की। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज एल्केन्स की, कि स्पेसिफिकली वो कौन सा रिएक्शन शो कर रहे हैं क्या एल्केन्स एक्चुअली, वो हम अब इसमें जानेंगे। तो यूनिट सेकंड हमारा क्या है? यूनिट सेकंड है हमारा एल्केन्स। हम शुरू करते हैं। एल्केन्स के लिए मैंने आपको बताया था कोई भी ऐसे कंपाउंड जो सिंगल बॉन्डेड या फिर सैचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कोई भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सिंगल बॉन्ड के बने होते हैं, जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो क्या है? एल्केन्स हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि एक कार्बन जब 4 सिंगल बॉन्डेड एटम्स, हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है तो ये क्या बनाता है? मीथेन बनाता है। मींस एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें जो अदर एटम्स हैं वो सारे किससे जुड़े हुए हैं? वो सारे जुड़े हुए हैं थ्रू सिंगल बॉन्ड। तो ये क्या हो जाते हैं हमारे? ये एल्केन्स हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये एक इंट्रो है कि एल्केन्स क्या होते हैं। देखो एल्केन्स में क्या लिखा है? एल्केन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर एंड आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स। तो एल्केन्स क्या है? एल्केन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्डेड एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चर में। जो अपने स्ट्रक्चर में सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले एटम्स रखते हैं वो यहाँ पर क्या कहे जाते हैं? उनको हम क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। या इन्हीं एल्केन्स का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन्स है। ठीक, अब आगे देखो, आगे चलते हैं हम लोग। क्या देखते हैं इसमें? एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? जो भी आप कंपाउंड पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, चाहे अल्कोहल हो, ईथर हो, और एल्केन, एल्कीन, एल्काइन हो, चाहे डाइईन्स हो, सबका क्या है? अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है। तो जनरल फॉर्मूला जो हमें पढ़ना है एल्केन्स का वो क्या है? CnH2n+2। क्या है? CnH2n+2। जहां पर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंट है या फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए। जैसे कि यहाँ पे n के लिए दिया हुआ है n = 1 2 3। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार बना के देखते हैं। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है? हमारा जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रखता हूं n = 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? C4H2 × 4 + 4। तो अब ये क्या हो जाएगा? C4H12 हो जाएगा। तो ये भी क्या है? एक एल्केन है जो कि क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक, तो एक एक कंपाउंड बन गया। अब हम क्या देखते हैं? अब ये जो एल्केन्स हैं इनका फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन। एल्केन्स के नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था कि CH4 होता है, C2H6 होता है, देन C3H8 होता है। ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूल्स और होते हैं। ठीक, C4H12 होता है। ये सारे क्या हैं? ये सब एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं। एल्केन फैमिली के मेंबर्स होने का मतलब ये क्या है? ये एल्केन क्लास के अंदर बिलोंग करते हैं। एल्केन्स को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे? कौन सा सफिक्स यूज करते थे? एन यूज करते थे। अब देखो यहाँ पे सिंगल कार्बन है तो ये क्या था? मीथेन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? 2 कार्बन है तो ये ईथेन है। फिर ये तीसरा है तो ये क्या है? प्रोपेन है। ये एथ, मेथ और प्रोप क्या है? ये सब रूट वर्ड्स हैं। ऐसे यहाँ पर देखो ये 4 कार्बन की चेन है तो ये ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए एन। तो ये चारों, ये सब क्या है? ये एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं। अब एल्केन फैमिली के मेंबर्स हैं। एल्केन फैमिली के मेंबर्स में फर्स्ट मेंबर किसे, कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन है। कैसे? ये एक कार्बन चेन का एल्केन है जो कि 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा एक फर्स्ट मेंबर हो गया किसका? एल्केन फैमिली का, जिसमें सिर्फ एक कार्बन एटम है। ठीक, अब देखो मीथेन क्या है? मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि जुड़े हुए हैं एक कार्बन एटम से। कैसे जुड़े हुए हैं? थ्रू यूजिंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको इसके बाद वाले टॉपिक में बताऊंगा कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो ये भी आप आगे जानेंगे। ठीक है, अब क्या होता है? कार्बन एटम्स क्या करते हैं? कार्बन एटम के पास
ये बॉन्ड फॉर्म करने के एबल होते हैं। ठीक, कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन जो प्रेजेंट है, मतलब अगर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें जो कार्बन प्रेजेंट है उसको हम क्या करते हैं, उनको हम नोटेशंस देते हैं। जैसे अगर जिधर साइड से भी हम नंबरिंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया मेरा C1 हो गया पहला कार्बन, ये क्या हो गया C2 दूसरा कार्बन। ठीक, अब इससे क्या होता है, हमें ये बताने में मदद मिलती है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 2 3, मैंने 3 नोटेशन दे दिया, नंबर 3 तक एक नोटेशन दिया, तो ये क्या बता सकता हूं मैं इससे कि ये एल्केन कौन सा है, ये प्रोपेन है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है सबसे पहला टॉपिक स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन्स। आई होप एल्केन्स आपको समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो क्या होता है। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये पूरा था किसके बारे में, एल्केन्स के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स में मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल जो लेके बता रहा हूं आपको, वो है मीथेन का। मीथेन का स्ट्रक्चर हमें पढ़ना होता है। अब एक कार्बन जिससे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है किसका, एक एल्केन का। ठीक, एक मीथेन मॉलिक्यूल का। ठीक, अब देखो एल्केन्स को हमने क्या कहा, एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मतलब सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सारे कार्बन्स जो मॉलिक्यूल के हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। मतलब किससे जुड़े हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड से। क्यों, सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को हमने कहा सिग्मा, डबल बॉन्ड को हमने क्या कहा, पाई। ठीक, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो सिंगल बॉन्ड से बने हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर। ठीक है, अब कार्बन एटम्स जो एल्केन्स के हैं वो क्या है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। किसमें है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। तो इसमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होता है, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्सप्लेन करने से पहले समझो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होता है। ऑर्बिटल्स क्या है, ऑर्बिटल्स ऐसी स्पेसिफिक लोकेशन है एक वैलेंस शेल में जहां पर हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्टेन करते हैं, या फिर हमें वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ऑर्बिटल की डेफिनेशन हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक तो वर्ड था ऑर्बिटल। ऑर्बिटल दूसरा, ऑर्बिटल्स 4 होते हैं, s p d एंड f, ये आपने पढ़ा होगा। s p d f 4 ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी शेल में। देन अब हमें क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो दो डिफरेंट और कंपाउंड्स हैं, जो दो डिफरेंट एटम्स हैं, जब वो मिलके कंपाउंड बना रहे हैं या फिर बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तब जो इंटरमिक्सिंग होती है इन ऑर्बिटल्स के बीच में, जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स कर रहे हैं और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म कर रहे हैं, वही क्या होता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है। देखो कैसे, हमारा जो s ऑर्बिटल होता है उसका शेप क्या होता है, सर्कुलर शेप होता है। ये क्या है, हमारा एक s ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर p ऑर्बिटल कैसा होता है, p ऑर्बिटल्स कुछ इस टाइप के होते हैं। अब ये p ऑर्बिटल क्या करता है, जब हमें इसकी इंटरमिक्सिंग करानी है, जब हमें इसके बाइंडिंग करानी है, बॉन्ड बनाना है दोनों एटम्स के बीच में, तो यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या करता है, देखो ये इन दोनों ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देता है, इन दोनों ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर देता है। मतलब अब ना तो ये p रहा ना ही s रहा, अब ये क्या हो गया है, ये एक sp ऑर्बिटल हो गया है। ठीक, जिसमें s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। समझ में आया हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। अब देखो क्या हमें करना क्या है, हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिड कंडीशन के बारे में। तो sp3 हाइब्रिड कंडीशन तब आती है जब हमारे एटम के अंदर क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मींस अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो एक अगर ये ऑर्बिटल है, ठीक, sp3 का मतलब क्या होगा, किसी भी ऑर्बिटल p में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देन s में कितने 2 आ सकते हैं। ठीक, तो एक ऐसी स्टेट जिसमें इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो कौन सी कंडीशन होगी, हमारी sp3 हाइब्रिडाइज कंडीशन होगी।
अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन पढ़ना है मेनली हमको, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन नॉर्मल पहले अगर हम बना के दिखाएं आपको तो क्या होगा, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ठीक, यही होता है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ठीक। अब स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन ये हो गया, लेकिन ये बना कैसे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो जुड़े कार्बन से, ये जुड़े कैसे, यही हमें पढ़ना है। तो एल्केन्स में हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या कहा, sp3 होती है, ठीक। ये किससे जुड़े हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, ठीक। अब देखो होता क्या है, मान लो हमारे पास जो कार्बन है उसकी, सबसे पहले बताओ कार्बन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये होती है 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर शेल में, ठीक है। अब 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक। तो ये ऐसे प्रेजेंट है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, इस p को फर्दर बाइफरकेट करो तो ये किसमें बाइफरकेट होता है, 2px 2py एंड 2pz में, 3 में बाइफरकेट हो रहा है। अब ये जो 3 में बाइफरकेट हो रहा है, 2px 2py एंड 2pz, इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन p में है, px में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन py में है और तीसरा किसमें है, तीसरा एम्प्टी है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। अब ऐसी कंडीशन में तो इसके पास सिर्फ 3 ही वैलेंस, मतलब 3 ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स बचे, तो क्या ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता। तो अब ये क्या करेगा, ये इंटरमिक्सिंग करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन के अंडर हो जाएगा। कैसे, देखो अब यहाँ पर क्या है, क्या होता है, हमारा जो ऑर्बिटल होता है ये क्या है, हमारा 1s2 ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या हो गया 1s2 ऑर्बिटल। देन हम क्या करते हैं, 2s2 ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिक्स कर दिए हमने, ठीक। अब क्या होगा, 2p6 ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, ठीक, 2p ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, 2p6 ऑर्बिटल। तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन 2p2 ऑर्बिटल, सॉरी 2p2 ऑर्बिटल, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब ये क्या है, 2px है, ये 2py है एंड ये 2pz है, ठीक। ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भाई एक 2 और 3 ही जगह खाली है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जब रिएक्शन होगी या फिर जब ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ आ जाएगा, इस वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, ठीक। मतलब जो ये वाला और इलेक्ट्रॉन इसमें था, जो 2s2 के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो अब कहाँ आ गया, वो आ गया एम्प्टी pz ऑर्बिटल में आ गया, ठीक। अब ये एम्प्टी pz ऑर्बिटल में आने की वजह से यहाँ पर कितने बॉन्ड्स खाली हो जाएंगे, या फिर कितने स्पेसेस खाली हो जाएंगे, 1 और 3 इसके, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हो गए, तो इसलिए अब कितने बॉन्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, 4। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है और बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो ये आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसमें, इस वाले डायग्राम में देखिए एनर्जी लेवल डायग्राम होता है। पहले क्या था, जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में, मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं हो रही है, तो 1s में 2 प्रेजेंट है, 2s में 2 प्रेजेंट है एंड 2p में भी 2 प्रेजेंट है, ठीक है। 1s में भी, 1s में क्या है, 1s में 2 प्रेजेंट है, देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो जैसा मैंने अभी समझाया, अब यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। यहाँ पर हम 4 बॉन्ड फॉर्म नहीं करा सकते, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जनरेट नहीं करवा सकते, इसलिए जब ये एक्साइट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, या फिर कह लो जब इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, तो इंटरमिक्सिंग के टाइम पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो 2s में है, ये इलेक्ट्रॉन जो 2s में है, ये देखिए 2s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या होंगे, ये उठ के किस में चले जाएंगे, 2pz में, 2pz ऑर्बिटल में चले जाएंगे, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये भी 3 और एक ये एम्प्टी हो गया, ठीक। अब क्या होगा, ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए, तो अब ये क्या बना दिए, एक sp3 ऑर्बिटल बना दिए, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ सकते हैं, या फिर 4 ऑर्बिटल्स खाली हैं, जिसकी वजह से 4 बॉन्ड्स अब यहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया। देन आगे देखते हैं क्या है, ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें इतना ही है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं
2s ऑर्बिटल के 2p में जाके एक नया ऑर्बिटल बना रहे हैं जो कि sp3 है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक हाइब्रिडाइज स्टेट कहते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। देन आगे देखो क्या है, मीथेन क्या है, मीथेन इज सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड। मीथेन सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है जिसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फॉर किसमें, जिसमें 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसमें इस बॉन्ड की लेंथ क्या है, जो यहां से यहां तक है 1.09 एंगस्ट्रॉम, उतनी ही बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी। ठीक है, देन आगे देखते हैं, आगे क्या है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये 2 इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर रही है, किसमें, 2p ऑर्बिटल में, जबकि एक्साइटेड स्टेट में एक 2s इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा था, 2p ऑर्बिटल में मूव कर रहा था। तो जब 2s से 2p ऑर्बिटल में मूव हो गया तो मतलब इंटरमिक्सिंग हो गई, और इंटरमिक्सिंग हो गई तो क्या हुआ फर्दर, वहां पे इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या होगा, एक नया ऑर्बिटल बनेगा जो कि sp3 हाइब्रिड होगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स पजेस डिफरेंट एनर्जीज, सबकी एनर्जी क्या है, अलग अलग है, तो ये 4 ऑर्बिटल्स क्या है, इंटरमिक्स करते हैं और 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी एनर्जीज बराबर होती हैं, जिनकी एनर्जीज बराबर होती हैं और फर्दर बॉन्ड्स फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। ठीक, अब देखो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो प्रेजेंट हैं वो क्या है, ये एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन का। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है वो मिनिमम होता है, और इनमें जो बॉन्ड एंगल होता है एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के बीच में होता है 109.5 डिग्री। ये हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड एंगल क्या होता है और बॉन्ड लेंथ क्या होती है किसकी, मीथेन की। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब इसमें क्या है, देखो जब 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओवरलैप करते हैं, या जिसमें sp3s ओवरलैपिंग होती है, मतलब ये कि अभी हमने क्या पढ़ा, sp3 ओवरलैपिंग। अब यहां पर क्या हो रहा है, sp3 और s ओवरलैपिंग। क्यों भाई, हाइड्रोजन का s और यहां पर इनका क्या है, p ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल कार्बन का, तो ये क्या हो जाएगा, sp3s ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे जिनकी बॉन्ड लेंथ सेम होगी किससे, जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो हमारे पहले थे उसी के जैसे। ठीक है, देन आप मीथेन का देखिएगा, ना समझ में आए तो पूछिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स पे। अब हमें क्या पढ़ना है, एल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे बनते हैं, हम कैसे कॉमर्शियल यूज के लिए इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब कॉमर्शियल यूज के लिए कैसे, भाई हमने अभी बताया आपको, एल्केन्स का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या करते हैं, हमारे इंडस्ट्री में माइक और फार्मेसी में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक, फार्मास्यूटिकल फील्ड में इनका बहुत यूज है पैराफिन्स का। तो हमें ये रिक्वायर होते हैं कितने में, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, इसलिए हम इनको इंडस्ट्रियल बेसिस पे सिंथेसाइज करते हैं, एज वेल एज केमिकल बेसिस पे भी हम इनको, लैब बेसिस पे भी इनको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्या है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। ठीक, मतलब देखो क्या है, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन एज सच, बट इन प्रेजेंस ऑफ अ मेटल कैटलिस्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अकर्स टू फॉर्म एल्कीन। क्या कह रहा है, एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोजन से डायरेक्टली कभी भी रिएक्ट नहीं करता। जब डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता तो प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक कैटलिस्ट लेते हैं। जो हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए हमने क्या किया, एक कैटलिस्ट ले लिया। कैटलिस्ट कैसा, मेटल कैटलिस्ट ले लिया। ठीक, अब ये मेटल कैटलिस्ट क्या करेगा, मेटल कैटलिस्ट इस हाइड्रोजन का एडिशन कराएगा इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। कैसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 वैलेंसीज खाली हो जाएंगी, एक हाइड्रोजन इसके पास, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास, क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, इथेन बन के आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको पूरा समझो कैसे। मान लो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, हमें यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कराना है, तो सबसे पहले ये कैटलिस्ट क्या करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर यहां से ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी टूटेगा। डबल बॉन्ड टूटने की वजह से अब यहाँ पर पहले से 2 वैलेंसी खाली थी, अब 2 खाली हो गई, तो मतलब यहाँ पर
जब डबल बॉन्ड टूटा तो एक एक और नहीं खाली हो गई, कैसे? देखो मान लो यहाँ पर कार्बन था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, इसके पास पहले से ही 2 स्पेसेस खाली थी, ठीक, जिसपे हाइड्रोजन लगा हुआ था। लेकिन अब अगर ये वाला बॉन्ड टूटता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। अब एक एक बॉन्ड ये और बना सकता है। अब यहां से जब H टूटेगा, जो ये H निकलेगा वो क्या करेगा, इस पे एम्प्टी स्पेस पे अटैक करेगा और इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही एल्काइन के साथ में है, इसमें पैलेडियम और कैडमियम यूज करके हम क्या करते हैं, आराम से एल्केन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। मतलब एल्काइन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कैडमियम एंड H2, एक्सेस H2 क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। ठीक, ये हो गया पहला प्रोसेस, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्किल हैलाइड्स, मतलब हेलो एल्केन्स का यूज करके हम कैसे इनकी सिंथेसिस कर सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले एल्किल हैलाइड लिया, उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, हाइड्रोजन से करा रहे हैं। तो हाइड्रोजन से रिएक्शन कराने पे ये क्या कर रहा है, ये एक एल्केन बना रहा है और एक एसिड बना रहा है। ठीक, देखो जब एल्किल हैलाइड्स क्या करते हैं, इनका रिडक्शन कराते हैं हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाते हैं। देखो यहां पर ये जो रिएक्शन हो रही है, जिसमें एक RX है, मतलब एल्किल हैलाइड है और हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, ये जिंक की प्रेजेंस में क्या करता है, एक एल्केन बनाता है और एक एसिड बनाता है। ठीक, देखो एग्जांपल देखो, हेलो एल्केन हमारा क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन करा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में, जिंक की प्रेजेंस में। ठीक, या फिर जिंक कॉपर की प्रेजेंस में। ठीक है, जिंक कॉपर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाएगा, इथेन बनाएगा या फिर और एक हाइड्रो आयोडिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो एल्केन्स, एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करके इन प्रेजेंस ऑफ जिंक और कॉपर हम क्या बना सकते हैं, एल्केन्स की सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, जिसमें एक ऑर्गेनिक ग्रुप, एक मेटल आयन और 2 मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये कैसे रिएक्शन हो रही है इसमें, इसमें रिएक्शन हो रही है कि एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट क्या है, उसको हम यूज कर रहे हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डबल डिकम्पोजिशन के अंडरगो, मतलब डबल डिकम्पोजिशन कराता है, किसके साथ, वाटर के साथ या फिर किसी और कंपाउंड के साथ में, जिसके पास एक एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, तो वो क्या देगा, एक एल्कीन है। अब एक्टिव हाइड्रोजन एटम क्या होता है, एक ऐसा हाइड्रोजन जो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन ग्रुप से जुड़ा हुआ है या फिर किसी मेटल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, ये हमारा एक एक्टिव हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन, जो किसी भी किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन या फिर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम से। ठीक, अब क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कर रहा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डबल डिकम्पोजिशन करा रहा है किसका, एल्केन का, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बनाएगा, यहाँ पे पहली बार इसका डिकम्पोजिशन हो गया, अब ये क्या बना रहा है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना रहा है। फिर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाने के बाद में फिर इसका डिकम्पोजिशन किया गया वाटर के साथ में, तो इसने क्या दिया, इथेन दिया और MgOH दिया। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखो, प्रोपाइल ब्रोमाइड में, प्रोपाइल ब्रोमाइड में प्रोपेन ग्रुप क्या है, C3H7, Br ये रहा, Mg ये रहा, ईथर ये रहा, तो ये क्या हो गया, RMgX, तीनों चीजें इसमें हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रुप है, जो ये ग्रुप है, मतलब Mg है, ये क्या करेगा, ये इस प्रोपाइल ग्रुप के साथ में जाके अटैच हो जाएगा। ठीक, अटैच होके यहाँ पे क्या बनाएगा, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा। अब यहाँ जब हम इसका दूसरी बार डिकम्पोजिशन कराएंगे किससे, इथेनॉल से, तो ये क्या बना देगा, प्रोपेन बना देगा और यहाँ पे रिस्पेक्टिव अल्कोहलिक ऑर्गेनोमेटेलिक अल्कोहल कंपाउंड दे देगा, हाइड्रोक्सी कंपाउंड दे देगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा मेथड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाने का। क्या हो रहा है इसमें, इथाइल ब्रोमाइड का जो कंपाउंड है, जो कंपाउंड है हमारा ऑर्गेनिक, वो क्या कर रहा है, ईथर और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जिससे बन रहा है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब हम दोबारा डिकम्पोज करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बना रहे हैं, इथेन बना रहे हैं और MgOH बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी वुड्स रिएक्शन।
इतना आपको समझ में आया। वुड्स रिएक्शन चलते हैं। वुड्स रिएक्शन याद रखना, ये 2 नंबर में पूछी जाती है, 7 में भी पूछी जा सकती है, और लॉन्ग आंसर्स में जब जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाता है तो उसमें भी पूछ सकते हैं। ठीक, वुड रिएक्शन क्या करती है? वुड्स रिएक्शन में हमारे पास 2 एल्किल हैलाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड होते हैं। 2 एल्किल हैलाइड कंपाउंड जब सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या देते हैं हमें? सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स देते हैं। अब सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें 2 सेम टाइप के एटम्स जुड़े हों, मतलब जैसे CH3 और CH3। ठीक, तो ये क्या है? यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन हो गया। अब दोनों यहाँ पे CH3 प्रेजेंट है, ये सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, तो इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं? एक सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए। क्या लिए? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए। ये 2 मॉलिक्यूल क्या है? अब इनके पास देखो यहाँ पर 2 ब्रोमीन भी होंगे। हमने क्या किया? रिएक्शन कंडीशन में 2 सोडियम के एटम्स ले लिए और ईथर ले लिया और हीट प्रोवाइड करनी हमको। ठीक, तो अब क्या होगा? यहाँ पर जो ये सोडियम है, ये इस Br के साथ कंबाइन करके NaBr बना लेगा, मतलब सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा, और साथ ही में एक हेक्सेन मिल जाएगा। कैसे हुआ ये? देखो यहाँ पे 2CH3Br, CH3 CH2 CH2Br है, तो इसका मतलब क्या है? एक ये CH3 CH2Br ये दे रखा है हमें। ऐसे ही एक और मॉलिक्यूल है। अब यहाँ से सोडियम के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? ये इसको, ये सोडियम क्या करेगा? इसको एक्सट्रैक्ट कर देगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे क्या होगा? ये खाली हो गया। अब जब ये खाली हो गया तो इसके बाद बॉन्ड खाली, उधर भी जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके पास भी बॉन्ड खाली, तो ये Br, ये सोडियम जो दूसरा एटम है वो उसमें से क्या करेगा? ये Br को निकाल देगा, और वो दोनों एटम्स कंबाइन करके क्या बनाएंगे? हेक्सेन बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन थी जिसमें, जिसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई एल्किल हैलाइड कंपाउंड क्या कर रहा है? सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है? हेक्सेन दे रहा है और सोडियम ब्रोमाइड दे रहा है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखिए, आगे दिया हुआ है। पहले क्या है हमारे पास? एक एल्किल हैलाइड है। यहाँ पे देखिए ये क्या है? RBr एल्किल हैलाइड है, साथ में यहाँ सोडियम है। ठीक, तो अच्छा, अब ये Br क्या हुआ? Br यहाँ पर से रिमूव हो गया। ये Br यहाँ पर से रिमूव होकर सोडियम के साथ चला गया, तो सोडियम के साथ जाने पे इसने क्या बनाया है? एक R रेडिकल बनाया, एल्काइल रेडिकल बनाया, और साथ में सोडियम ब्रोमाइड बना दिया। ठीक, अब सोडियम ब्रोमाइड बना दिया, फिर दूसरा देखो क्या है? अब ऐसे ही हुआ किसके साथ में? दूसरे कंपाउंड के साथ में, या फिर दूसरा जो हमारे पास था एल्किल ग्रुप जिसमें Br था, उसके साथ भी यही होगा भाई। Na है, Na क्या करेगा? इसको निकाल लेगा। निकालने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा? R एल्काइल रेडिकल बनेगा। अब ये R एल्काइल रेडिकल और जो ये वाला बना है, ये कंबाइन करके एल्केन बनाएंगे। ये कंबाइन करके क्या बनाएंगे? एल्केन बना लिए। अब देखो ये जो RBr और 2Na था, ये क्या है? एक डायरेक्ट रिएक्शन है। RBr और 2Na ने क्या किया? यहाँ पर जब अटैक हुआ, यहाँ से Br हटा, कुछ टाइम के लिए ये Na इसके साथ ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद में एक मॉलिक्यूल तो इधर चला गया, NaBr बना दिया। दूसरा क्या करेगा? इस दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अटैच होगा और यहाँ से भी NaBr निकालेगा, और इसके साथ ही क्या होगा? यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप्स एक दूसरे से जुड़ के एक नया एल्केन बना लेंगे। ठीक है, ये क्या था? ये था पूरा मैकेनिज्म किसका? वुड्स रिएक्शन का। फर्स्ट स्टेप क्या था इसमें? सबसे पहले एक्सट्रैक्ट क्या हुआ? NaBr एक्सट्रैक्ट हुआ। NaBr एक्सट्रैक्ट होने के साथ साथ यहाँ पे रेडिकल बना। रेडिकल बनने के बाद में दोनों रेडिकल कंबाइन किए और एल्केन बना दिए। ये क्या है? हमारा एल्केन है। ठीक है, इसी को दूसरे मैकेनिज्म से समझो। पहले RBr और 2 सोडियम मॉलिक्यूल थे, सोडियम के एटम्स थे। एक सोडियम एटम क्या किया? NaBr बना दिया। दूसरा सोडियम एटम इसके साथ कॉम्प्लेक्स में चला गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। फिर ये सोडियम एटम RNa जो हमारे पास था, मतलब अल्काइल ग्रुप और सोडियम एटम का कॉम्प्लेक्स जो था, इसमें क्या हुआ? यहाँ पे जो RBr है, इसमें से ये ब्रोमीन को लेके हट जाएगा। ये सोडियम और ये ब्रोमीन क्या करेंगे? हट जाएंगे, ये वाला और ये वाला। अब ये दोनों जब हट गए तो NaBr बना। अब बचा क्या? R माइनस और यहाँ पे R प्लस। तो ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करके हेक्सेन बना देंगे। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये मीथेन की सिंथेसिस नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? बिकॉज मीथेन सिंगल मेंबर्ड है। ठीक है, उसके पास एक ही कार्बन की नीड है, तो उसकी सिंथेसिस हम वुड्स रिएक्शन से नहीं करा सकते। अब टर्शरी हैलाइड्स अगर हम लेते हैं तो भी हम ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करा सकते। दूसरी सिंथेसिस कौन सी है इसमें? देखिए, कोरे हाउस सिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम एक हेलोएल्केन ले रहे हैं, उसकी हम रिएक्शन लिथियम और ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हैं।
तो वो हमें क्या दे रहा है, एक एल्केन दे। ठीक है, कोरे हाउस सिंथेसिस में क्या हो रहा है, एक हमने हेलो एल्केन लिया, उसमें हमने लिथियम के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो वो क्या बनाएगा, पहले लिथियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और साथ ही में एक लिथियम ब्रोमाइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। फिर जैसे हमने उसमें किया था, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, और कॉपर आयोडाइड की प्रेजेंस ले रहे हैं। वहां पे हमने किसकी प्रेजेंस ली थी, सोडियम की। ठीक, सोडियम की प्रेजेंस ले रहे थे। अब यहाँ पर हमने कॉपर आयोडाइड की जब प्रेजेंस ली, तो ये कॉपर आयोडाइड क्या करेगा, इसके साथ कॉम्प्लेक्स में जाएगा। ये कॉपर जो है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स में जाएगा और लिथियम का एक मॉलिक्यूल लिथियम आयोडाइड बना देगा। अब लिथियम आयोडाइड बना और ये हो गया, यहाँ पर कॉपर ऐड हो गया। लेकिन अब ये CH3 ग्रुप कहाँ जाएगा, ये CH3 ग्रुप इस कार्बन कॉपर के साथ में आके अटैच हो जाएगा। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल बचा CH3CH2Br का, वो क्या किया, वो अब फिर आके रिएक्ट करेगा इसके साथ में, तो यहां पर क्या बनेगा, एक एल्केन बन जाएगा जिसमें CH3CH2CH3 तीन ग्रुप्स हैं। ठीक, और साथ में यहाँ पे क्या लिबरेट करेगा, मिथाइल कॉपर का कॉम्प्लेक्स लिबरेट करेगा और साथ ही में लिथियम ब्रोमाइड लिबरेट करेगा। ये क्या थी, हमारी कोरे हाउस सिंथेसिस थी, किसके लिए, ये थी फॉर हेलो एल्केन्स। कौन से हेलो एल्केन्स इस रिएक्शन को दे सकते हैं, इस रिएक्शन को देने के लिए जो हेलो एल्केन्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो है सिर्फ प्राइमरी हेलो एल्केन्स। देन नेक्स्ट देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड से हम दो मेथड से पा सकते हैं एल्केन्स को, कैसे, एक क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। दोनों इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं एल्केन प्रिपरेशन के, और इसमें क्या होता है, एल्केन्स प्रिपेयर आसानी से हो जाते हैं और लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल पे होते हैं। कैसे होते हैं, देखो हम क्या कर रहे हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में हम एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल ले रहे हैं, ठीक, और साथ में क्या ले रहे हैं, जिंक अमेलगम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, जिंक अमेलगम, ZnHgHCl। ये क्या करता है, ये इसका रिडक्शन कराता है एल्डिहाइड कंपाउंड का और क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। एक चीज याद रखना, जब अल्कोहल का रिडक्शन होता है, सॉरी एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, तो ये अल्कोहल बनाता है। अल्कोहल बनाने के बाद में फर्दर ये किस में कन्वर्ट होता है, एल्केन में कन्वर्ट होता है। ठीक, इससे पहले अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, COOH का रिडक्शन कराते हैं, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से फिर फर्दर एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल था, ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल जिंक एमेलगम की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ईथेन बना रहा है। कैसे बना रहा है, देखो यहाँ पर क्या है, क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है, मतलब जैसे CH3CHO है, यहाँ पे CH3CHO है, ठीक, यहाँ R लगा देते हैं। अब ये एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये क्या कर रहा है, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है। ठीक, जिंक की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा जब, तो ये क्या होगा, यहाँ पर से ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक, तो बॉन्ड टूटने की वजह से ये जिंक, मतलब ये जिंक यहाँ ऐड होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, RO माइनस Zn प्लस, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक, ये बना। अब इसके बनने के बाद में क्या हो रहा है, देखो इसके बनने के बाद में जो Cl है वो इस Zn से अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये Cl क्या हुआ, इस Zn से अटैच हो गया, तो ये क्या हो गया, ZnCl बना दिया। फिर H इसके साथ में था ही। अब क्या होगा रिएक्शन में, फर्दर ये रिएक्शन क्या हो रही है, HCl की प्रेजेंस में हो रही है, Cl निकल गया, अब क्या बचा यहाँ पे, H प्लस बचा। ये H प्लस क्या करेगा, इस O के साथ में कंबाइन करेगा, तो O के साथ कंबाइन करने पे ये क्या करेगा, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा O के साथ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH हो जाएगा और साथ में ZnCl आ जाएगा और इधर H। फिर फर्दर ये Zn की प्रेजेंस में क्या करेगा, Zn की प्रेजेंस में ये इस OH को हटा देगा। ठीक, यहाँ पे एक H प्लस और प्रेजेंट है और Zn की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, इस OH को हटा देगा और ये क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, R H और ऊपर माइनस चार्ज, यहाँ पर ZnCl। ठीक, अब क्या होगा यहाँ पर, अब क्या हो सकता है, अब यहाँ पर जो दूसरा मॉलिक्यूल है इथेनॉल्डिहाइड का, जो दूसरा मॉलिक्यूल नहीं, जो ये CH ग्रुप है, ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को गेन करेगा और यहाँ पर क्या बनाएगा, CH3 बनाएगा। ठीक, तो ये क्या था, पूरा मैकेनिज्म था किसका, क्लेमेंसन रिडक्शन का। आपसे अगर पूछा जाता है, वैसे मैकेनिज्म ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, किस लिए यूज होता है, तो आप सीधे बताइए किस लिए यूज होता है, एल्केन्स की सिंथेसिस में यूज होता है। और एल्केन्स की सिंथेसिस कैसे होती है, हम किसी एल्डिहाइड कंपाउंड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, जिंक एमेलगम से करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में क्या है, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन में हम क्या ले रहे हैं, फिर से एक एल्डिहाइड कंपाउंड ले रहे हैं,
उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजीन और ईथर के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो क्या बना रहा है, प्रोपेन बना रहा है। ठीक, और अगर कीटोन की कराते हैं तो भी यही सेम रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। ठीक है, इसकी इसकी कैसे मैकेनिज्म, कैसे ये हो रहा है, मैकेनिज्म बताते हैं आपको। देखो, अब सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास ये एक ग्रुप है, ठीक है, R और R डैश, ये क्या है, एक कीटोन है। ठीक है, कीटोन है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्राजीन से, NH2 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या होगा, सॉरी NH2 से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। ऐसे देखिए आप इसे, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे R है, ये R डैश है। ठीक, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2 से, जो कि होता है हमारा हाइड्राजीन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन आके इसके साथ में अटैच हो जाएगा, तो अटैच होने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एक R है, ये दूसरा R डैश, दूसरा एल्किल ग्रुप है, यहाँ अब C के साथ में कौन जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। ठीक, NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ से अब क्या हुआ, ये वाला हाइड्रोजन हट गया, कौन हटाया इसको, बेस हटाया। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे इस रिएक्शन में देखो, R, यहाँ जो ये ग्रुप लगा हुआ है, अब यहाँ पर आएगा H प्लस, क्या आएगा, या फिर H प्लस आएगा, या फिर सॉरी H प्लस नहीं, बेस आएगा। ये बेस क्या करेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लेगा, हाइड्रोजन निकालने की वजह से ये N डबल बॉन्ड में जो है यहाँ पर होगा, और ये N के ऊपर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब बॉन्ड तो शिफ्ट हो गया, बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद में ये जो कंडीशन आई कि अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक N डबल बॉन्ड NH बना हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब फर्दर फिर से बेस आएगा यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन इसका निकाल देगा, तो इसका हाइड्रोजन जो निकल रहा है, ये हाइड्रोजन निकलने की वजह से अब ये कंपाउंड क्या होगा, फिर से इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज आया, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर ये मॉलिक्यूल डिसबैलेंस होगा, डिसबैलेंस हुआ, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो, अब देखो ये वाला मॉलिक्यूल बन गया था जिसमें डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं, ये वाला मॉलिक्यूल बना था C डबल बॉन्ड R डैश, फिर यहाँ पर था सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH2, ये बन गया था, NH2 नहीं NH। ठीक है, ये बन गया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये बॉन्ड अब यहाँ से दिक्कत कर रहा था, तो हमने क्या किया, इसकी बेस के साथ रिएक्शन कराई, मतलब बेस के साथ रिएक्शन होगी। ठीक, बेस के साथ रिएक्शन होने पे ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन को निकाल ले जाएगा। ठीक, अब हाइड्रोजन यहाँ से फिर निकल गया, तो यहाँ माइनस चार्ज आ गया, ये माइनस चार्ज आया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ R की कंडीशन बनी, जो कि यहाँ पे माइनस चार्ज लेके बैठा है। ठीक, और ये साथ में N2 यहाँ पे क्या हुआ, रिलीज हो गया। अब N2 तो रिलीज हो गया, अब क्या होगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पर जो दो बार हमने H प्लस निकाला है, वो क्या करेंगे, इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे तो अब ये क्या बनेगा, R2CH3 या फिर CH2। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अब हमारा एक एल्केन बन गया, एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये था पूरा मैकेनिज्म किसका, वोल्फ-किश्नर रिडक्शन का। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप बताइएगा, ये फिर से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे लास्ट सिंथेसिस है, इसको हम और क्या कहते हैं, डूमास डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, उसको हीट करते हैं, उसका डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें क्या देता है, इथेन देता है और सोडियम बाइकार्बोनेट देता है। ये क्या है, ये हमारी सोडियम सॉल्ट से कराई हुई रिएक्शन है। इसका हम क्या नाम देते हैं, पहली रिएक्शन का, डूमास डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, कॉल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इसमें क्या हो रहा है, एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, किसका, सोडियम सॉल्ट का। तो जो एक्वस ले रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम जब कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो हमें क्या दे रहा है, एल्केन दे रहा है। ठीक, ये क्या है, एल्केन दे रहा है। कैसे, देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, सोडियम सॉल्ट लिया, हमने इसकी रिएक्शन कराई, करंट पास कराया, करंट पास कराने पे ये क्या हुआ, यहाँ पर से हमें क्या मिला फर्दर, जब हमने देखा तो एनोड पे हमें एसिटेट आयन मिला और कैथोड पे हमें सोडियम आयन मिला, जो कि फर्दर जुड़ के क्या बना रहा है, सोडियम एटम बना रहा है,
और ये फर्दर रिएक्ट करके कपलिंग करके क्या बना रहा है, मीथेन बना रहा है, जो फर्दर आगे जब ये मीथेन रेडिकल आगे जाएगा तो ये क्या बनाएगा, हमारा एक इथेन कंपाउंड बना देगा। ये क्या है, हमारी सिंथेसिस है, कौन सी, कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से किसकी सिंथेसिस है, एल्केन्स की सिंथेसिस है। ठीक, अब ये है क्या, ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ये आप आगे पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। ये इसमें कार्बोक्सिलेट आयन जो निकल रहा है वो एनोड पे क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से यहाँ पे CO2 रिलीज हो रही है, जिससे एक CH3 रेडिकल बन रहा है, CH3 रेडिकल बन रहा है, और ये CH3 रेडिकल क्या करेगा, इथेन देगा। कैसे, एक CH3 रेडिकल बना, ठीक, दूसरा CH3 रेडिकल बना, दोनों क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, बॉन्ड फॉर्म करेंगे और क्या बना देंगे, इथेन बना देंगे, CH3 बना देंगे। ठीक, तो ये कौन सा मेथड है, ये है कॉल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, जिससे हम क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं किसकी, एल्केन्स की। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, इथेन की, एल्केन्स की, और देखेंगे कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस ये हमारा एल्केन अंडरगो करता है और किस तरीके से रिएक्ट करता है। थैंक यू क्लास, मिलते